एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार पाने की फहरिस्त में भारत का एक संगठन भी शामिल है। उस संगठन का नाम है एजुकेट गर्ल्स। अब अपने आप में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब आप सोच रहे होंगे ऐतिहासिक उपलब्धि क्यों है? क्योंकि भारत की तरफ से तो पहले भी इस पुरस्कार को पाने वाले लोग यहाँ पर पहले से अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो दरअसल ऐतिहासिक क्यों है, इस बात को हम समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ हम जानेंगे उन तमाम पक्षों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित और अन्य किन लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके विषय में भी जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज की इस वीडियो में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, उसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, भारत की तरफ से इस घटना को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अब तक इस पुरस्कार को भारत की तरफ से पाने वाले लोगों में कुछ व्यक्ति जरूर शामिल रहे हैं, लेकिन किसी संगठन को भारत की तरफ से इस पुरस्कार को अभी पाने में सफलता नहीं मिली थी। लेकिन भारत की तरफ से जो एजुकेट गर्ल्स नाम का जो संगठन है, वो इस पुरस्कार को पाने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। तो इस वजह से यह महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। साथ साथ इस संगठन का काम क्या है, तो ये संगठन हम बात करेंगे। तो जो भारत में जो बेटियां हैं, उन बेटियों को शिक्षित करने के लिए ये कार्य करता है और इस तरह से ये संगठन जो एजुकेट गर्ल्स है, वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करता है, एशियाई मंच पर देश का नाम रोशन करता है, क्योंकि एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी कि एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के तौर पर इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। तो तमाम पक्षों पर बात करेंगे इसी घटना के सापेक्ष। चलिए शुरुआत करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के विषय में। तो 31 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि 31 अगस्त को ही घोषणा क्यों की जाती है। हालांकि इस पुरस्कार का जो वितरण होता है वो एक समारोह में होता है, वो समारोह बाद में होगा। वो समारोह नवंबर माह में होता है और मनीला में नवंबर में एक समारोह होगा, 7 नवंबर को होगा, जहां पर ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। ये उसका 67वां संस्करण होगा, याद रखिएगा, ये 67वां संस्करण होगा जिसमें कि ये पुरस्कार वितरित होंगे। और ये एनजीओ है, यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेट गर्ल्स, इसको ये पुरस्कार मिला है, घोषणा हुई है। इसके साथ तस्वीर में आपको दो लोग और भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं लेडी, ये मालदीव की हैं और इनका नाम क्या है? मालदीव की हैं ये लेडी, इनका नाम है शाहिना अली। तो याद रखिएगा, शाहिना अली जो है इस पुरस्कार को पाने वाली एक दूसरी महिला है। साथ साथ ये एक व्यक्ति और दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका नाम है फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा और ये इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है फिलीपींस से। तो इन दो लोगों को भी ये पुरस्कार मिल रहा है, यानी कि फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा और साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं शाहिना अली। ये दो अन्य लोग हैं जो क्रमशः मालदीव और फिलीपींस के हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिलेगा। और भारत की तरफ से एक एनजीओ को, यानी कि जो एडुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ है, इनको जो रेमन मैग्सेसे 2025 का पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा। फिलहाल इसकी घोषणा हुई है 31 अगस्त 2025 को। अब आइए विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले जिस संगठन को ये पुरस्कार मिला है उसके विषय में जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो संगठन है इसकी अगर हम बात करें तो ये भारत में जो बेटियों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और पूरा नाम क्या है? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, लेकिन इसको शॉर्ट में जिस नाम से इसकी प्रसिद्धि है वो है एजुकेट गर्ल्स। स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन, किसने, संस्थापक कौन थी? तो सफीना हुसैन इसकी संस्थापक थी। मुख्यालय या मुख्य तौर पर यह कह सकते हैं कि इसका जो केंद्र था वो राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विशेष तौर पर जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा में उनका नामांकन कैसे बढ़ाया जा सके, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सके, या हम कह सकते हैं जो रूढ़िवादिता है जो चली आ रही है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, यानी कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, लड़कियों को गणित का ज्ञान नहीं होता, तो इन रूढ़ियों को तोड़ना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा लड़कियों में कैसे निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप किया जा सके, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे उनकी शिक्षा आगे तक जारी रहे, वो अपना फैसला खुद ले सके, और साथ साथ जो कम्युनिटी की जो समुदाय आधारित जो प्रयास है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, ये सारी चीजें करने का काम ये संगठन करता है। तो लड़कियों और युवा महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, सांस्कृतिक जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, लैंगिक भेदभाव जो है उसको दूर करना, उनको स्किल्ड बनाना, उनमें साहस और क्षमता प्रदान करके निरक्षरता की बेड़ियों से मुक्त करना। साथ साथ एक भारतीय संगठन जो लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से केंद्रित है, जिसका नाम एजुकेट गर्ल्स नाम से जो फेमस है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली इसका पूरा नाम है। तो इस संस्थान को
ये गौरव हासिल हुआ है कि उसने इतिहास में पहली बार रमन मैग्सेसे में भारत की तरफ से एक संगठन के तौर पर पुरस्कार हासिल करने वाला पहला संगठन बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस पर सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अब हम बात करेंगे। देखिए, जब रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात होती है तो इस पुरस्कार पुरस्कार के विषय में आप जान जाइए कि इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, क्योंकि जो राष्ट्रपति थे 1957 में, जो फिलीपींस के आप देखेंगे वहां के राष्ट्रपति थे जिनका नाम रमन मैग्सेसे था, उन्हीं की हम कह सकते हैं उनका एक निधन हो गया, एक विमान हादसे में उनका दुखद एक निधन हुआ। और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के सम्मान में, उनकी सादगी और विनम्रता, बहुत सादगी वाले व्यक्तित्व थे, उनका विनम्र बहुत व्यक्तित्व था और न्याय और गरीबों के लिए वो काफी लड़ते थे, उनमें जुनून था। और साथ साथ जो मानवीय गरिमा है, उस मानवीय गरिमा का भी उत्थान करना वो चाहते थे। तो इन सभी दृष्टिकोणों से प्रेरणा लेते हुए उनके नाम पर, दिवंगत राष्ट्रपति के नाम पर, जो कि यहाँ के 7वें राष्ट्रपति थे, उनके प्रति एक सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके कुछ अभिन्न मित्रों में एक ऐसे मित्र थे, यानी कि जिनको रॉकफेलर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने इसके लिए एक अनुदान दिया कि इन सारी चीजों को, स्मृतियों को एक सम्मान के तौर पर इसकी स्थापना की जा सके। तो रॉकफेलर ब्रदर्स जो इनके मित्र की श्रेणी में आते थे, इन लोगों के अनुदान की वजह से ये सारी चीजें साकार हो सकी और इसकी स्थापना की जा सकी। अब देखिए, रमन मैग्सेसे की स्मृति को सम्मानित करने के लिए ही इस पुरस्कार का हम कह सकते हैं कि इसको स्थापित किया गया। और यहां से हम कह सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत था, जिसको व्यवहारिक आदर्शवाद कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं, उसको अमर बनाना भी एक लक्ष्य था। तो रॉकफेलर ब्रदर्स का इसमें योगदान है, क्योंकि उनके द्वारा जो अनुदान दिया गया, उस अनुदान की वजह से ही एक फाउंडेशन जो है उसकी शुरुआत हुई। और उसी फाउंडेशन की वजह से, उस फाउंडेशन की शुरुआत मई 1957 में होती है, मनीला में ही उसकी शुरुआत होती है। और उसी के जो न्यासी मंडल थे, जो ट्रस्टीशिप उसका जो मंडल है, उसमें 7 मुख्य जो फिलिपिन अन्य सदस्य थे, उसको लेकर एक संरचना बनाई गई। उसी संरचना के बाद हम कह सकते हैं तो 1957 में एशिया के सर्वोच्च सम्मान और प्रमुख पुरस्कार के रूप में इसको स्थापित किया गया। उन व्यक्तियों का सम्मान करता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते हैं और एशिया के लोगों की सेवा करने में एक असाधारण भावना का प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए, हुआ ये, इसकी घोषणा की तिथि की अगर बात करें तो 31 अगस्त। क्यों है 31 अगस्त की तिथि? क्योंकि रमन मैग्सेसे की जयंती थी, यानी इनका जन्म दिवस था। उसी दिन को चुनाव के तौर पर लिया गया, उसका चुनाव किया गया कि इसी दिन इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी और नवंबर माह में बतौर एक समारोह में इसको प्रदान किया जाता है। तो सम्मान समारोह हर वर्ष नवंबर में मनीला फिलीपींस में होता है। अब इसमें क्या, तो एक प्रमाण पत्र, एक पदक और कुछ पुरस्कार राशि दी जाती है। 2008 में निश्चित श्रेणियों में ही ये पुरस्कार 2008 तक प्रदान किया जाता था, यानी कि 2008 तक इसमें कुछ कैटेगरी बनाई गई थी, 6 कैटेगरियां थी, उन श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 2008 के बाद से इसमें बदलाव हुआ और इसमें एक विशेष कैटेगरी है, अब उसी के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है। वो 6 श्रेणियों की जो कैटेगरी है, उसकी परंपरा 2009 से नहीं दिखाई देती है। वो कौन सी श्रेणियां थी, तो आप देखें यहाँ पर 1958 से लेकर 2008 तक जो श्रेणियां थी, उसमें सरकारी सेवा यानी कि गवर्नमेंट सर्विस से जो है, जन सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार करना, और साथ साथ शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ के अंतर्गत भी प्रदान किया जाता था। उदीयमान नेतृत्व इसकी एक और कैटेगरी थी, इमरजेंट लीडरशिप। अब फिलहाल की अगर बात करें तो इस समय केवल जो इमरजेंट लीडरशिप है, इसी के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है। यानी 2009 से आप देखेंगे, अब जो पुरस्कार की श्रेणी है वो बाकी श्रेणियां यहां नहीं है, बल्कि केवल उदीयमान नेतृत्व की श्रेणी ही दिखाई देती है। रमन मैग्सेसे अब थे कौन? सवाल उठता है कि इनको लेकर क्यों इतना लोगों के मन में, या उनके जो फाउंडेशन बनाया गया उनके मित्रों के मन में इतनी श्रद्धा, इतना आदर क्यों था? तो देखिए, रमन मैग्सेसे एक तो यहाँ के राष्ट्रपति, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के तौर पर तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श, उनके काम करने का ढंग, वो इनको विशेष बनाता है। अपने समय के सबसे उत्कृष्ट वैश्विक नेताओं में एक ये गिने जाते हैं। साथ साथ आप देखेंगे, जन्म इनका 31 अगस्त 1907 को हुआ था। इसी जन्म के तारीख को चुना गया है इसकी घोषणा के तौर पर। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके जो पिताजी थे वो लोहे का काम करते थे, इनकी माताजी एक शिक्षिका थी। इनकी भी जब शुरुआत होती है तो इनकी शुरुआत जो हुई थी एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक के तौर पर हुई थी। लेकिन बाद में आगे चलकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस दौरान 1941 से 45 में जो जापानी कब्जे वाले क्षेत्र हैं उनसे मुक्त करने के लिए जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष में गुरिल्ला नेता के रूप में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। गुरिल्ला वार एक युद्ध लड़ने की एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें प्रत्यक्ष सामने आकर नहीं लड़ा जाता है।
इसमें चालाकी से युद्ध लड़ा जाता है। एक विशेष तकनीकी होती है जिस तकनीकी का इस्तेमाल शिवाजी ने किया था कि विशेष किसी भौगोलिक जगह की जब आपको जानकारी होती है तो आप उस जगह पर छुपकर विपक्षी को मात दे सकते हैं। उस विशेष भौगोलिक स्थिति की जानकारी होने से आपको वहां पर फायदा मिलता है। तो ये तब लड़ा जाता है इस तरह का युद्ध जब संख्या बल में आप कम होते हैं या अगली जो आपकी शत्रु सेना है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, युद्ध भूमि में आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं। अब युद्ध के बाद क्या हुआ तो 1946 में आपने फिलीपींस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य के रूप में भी काम किया एज ए लिबरल पार्टी के मेंबर, और 1950 में राष्ट्रीय रक्षा सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डिफेंस के रूप में भी काम किया। 1953 में आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए और नेशनलिस्ट पार्टी से उस वक्त आप जुड़े थे। और 1957 में 1957 में एक विमान दुर्घटना में जब आपका निधन हुआ तो आपके आदर्शों को याद करते हुए आप ही के जो मित्र थे, आपकी ईमानदार जन केंद्रित शासन और भ्रष्टाचार विरोध जैसे मूल्यों से जुड़ी आपकी जो क्षमता थी, उस क्षमता को एक सम्मान देने के लिए एक नैतिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में सम्मान की स्थापना की। और यहां पर हम बात करेंगे आप ही के इन्हीं आदर्शों ने आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा इनको डोनेट करने के लिए, इस फाउंडेशन को बनाने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए पुरस्कार का चयन प्रक्रिया क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर RMAF बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, यानी कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, इसी फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, जिसमें कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को चयन किया जाता है। अब इस प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो इस फाउंडेशन की प्रक्रिया की जब बात करेंगे तो पहला पुरस्कार देखिए शुरुआत में इस फाउंडेशन के ही द्वारा दिया गया था। 31 अगस्त 1958 को पहला पुरस्कार दिया गया। इसमें जो प्राप्तकर्ता थे पहले पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान और श्रीलंका के 5 व्यक्ति थे और एक संगठन भी था। वो संगठन था फिलीपींस का ही एक फिलीपींस आधारित एक संगठन था। इनको पहला पुरस्कार 31 अगस्त 1958 को ये पुरस्कार की घोषणा हुई थी। रॉकफेलर बंधु की जब बात आती है तो रॉकफेलर बंधु जो थे इनके फ्रेंड थे रेमन मैग्सेसे के, और ये कहाँ के थे तो ये अमेरिका के थे। वैसे मूल रूप से वो लोग जर्मनी के थे लेकिन अमेरिका में आके बस गए थे। तो रॉकफेलर बंधु इनके मित्र थे और उन्होंने, उन्हीं के परिवार जो है 18वीं सदी के शुरुआत में वो जर्मनी से अमेरिका में आकर बस गया था। और उन्हीं ने जब इनका निधन हुआ, रेमंड डेल मैग्सेसे का जब निधन हुआ तो उनके सम्मान में इस पुरस्कार राशि के लिए डोनेशन दिया था, अनुदान दिया था। तो यही फिर उससे फाउंडेशन बना। कौन सा बना? RMAF बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना, न्यासी मंडल बना, जो कि स्वतंत्र शासी निकाय है। अब इसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गोपनीय तरीके से एक नामांकन होता है। यानी कि जो लोग नाम अपना इसमें जाता है वो बहुत गोपनीय तरीके से होता है, वो ओपन नहीं होता है। कोई भी अगर योग्य व्यक्ति है या संगठन है तो विश्वसनीय स्रोत क्या करते हैं, उस नाम को भेजते हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। उसके बाद जो भी नाम आते हैं उस नाम की विस्तृत रूप से जांच की जाती है। उस जांच में क्या देखा जाता है कि वो जो काम वहां पर बताया गया है, जिन नामों के साथ उनकी योग्यता और काम को भेजा गया है, वास्तव में उसका सत्यापन किया जाता है। ग्राउंड लेवल पर जाकर उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या वास्तव में वो वैसा है या सिर्फ कागजों में ऐसा भेजा गया है। उसके बाद उसके इम्पैक्ट का मूल्यांकन किया जाता है कि वो कितना प्रभावी काम है, क्या वास्तव में इतना प्रभावी है कि उसको एक उत्कृष्ट कार्य के रूप में, एक हम कह सकते हैं कि आदर्श काम के रूप में उसको मापा जा सके। तो उसका मूल्यांकन होगा, उसमें कितनी ईमानदारी है, उस आचरण की जांच की जाएगी। उसके बाद उस पर विमर्श होगा बाकायदे और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है किसके आधार पर, तो साक्ष्यों के आधार पर। जो ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद जांच की पूरी प्रक्रिया में जो साक्ष्य होंगे उसके संदर्भों के आधार पर निर्णय होगा और फिर इस पुरस्कार में जो सेलेक्ट होंगे लोग उनको पुरस्कार के लिए घोषित किया जाता है। इसमें प्रमाण पत्र मिलेगा, पदक भी मिलेगा और उस पदक में उभरी हुई प्रोफाइल की एक छवि होती है जिस पर रेमन मैग्सेसे जी का वहां पर आप देखेंगे चित्र बना होता है, मतलब वो उभरी हुई एक आकृति बनी होती है। तो याद रखिएगा रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे इनका पूरा नाम था, ये भी याद रखेंगे। और फिर एक सेरेमनी होगी, औपचारिक समारोह, जो मनीला में नवंबर में आयोजित होगी, वहां पर यह पुरस्कार वितरित कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पुरस्कार को जो दिया जाता है इसके मायने क्या है, सामाजिक और वैश्विक रूप से क्यों प्रासंगिक है। तो देखिए आप शुरू में ही कहा गया कि इसको एशिया का नोबेल कहा जा रहा है और नोबेल आप जानते हैं कि प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एशिया का नोबेल मतलब एशिया में इस क्षेत्र में सार्वजनिक या उत्कृष्ट काम करने के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार कोई नहीं है। तो वैसे ही दिशा में अगर आप देखें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जब बात होगी तो ये प्रासंगिक क्यों है। देखिए इससे पहले भी भारत की तरफ से कुछ लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। चलिए कमेंट करके बताइए किसको किसको भारत की तरफ से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो देखिए जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को भी मिल चुका है, इस तरह से आप देखें रवीश कुमार को भी मिल चुका है, बेजवाड़ा विल्सन को मिल चुका है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो सोनम वांगचुक को मिल चुका है।
तो ये पुरस्कार कई लोगों को मिला है, लेकिन एक संगठन के तौर पर पहली बार आप देख रहे हैं कि एजुकेट गर्ल्स ने ये पुरस्कार पाया है। अब देखिए इसके मायने ये है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, एक तो जब ये पुरस्कार कोई संगठन या व्यक्ति पाता है तो उसका एक सामाजिक रूप से एक प्रभाव होता है, यानी कि उसके कार्यों को एक मान्यता मिलती है, लोग जानते हैं, उससे प्रभावित होते हैं कि इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर कोई व्यक्ति पाया है या कोई संगठन पाया है तो उसके कार्यों में कुछ तो खास होगा। तो एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव की तरफ लोग उसको एक रोल मॉडल के तौर पर अपनाने लगते हैं, यानी कि समाज में एक रोल मॉडल बन जाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। लोग उसकी कार्यशैली के बारे में जानना चाहते हैं, उस कार्यशैली में क्या खासियत है उसको अपनाना चाहते हैं। उनके अंदर भी एक प्रेरणा स्वाभाविक रूप से जगती है। जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा है फर्स्ट आता है, जो कि बहुत एवरेज बच्चा है लेकिन लगातार मेहनत कर रहा है, वो फर्स्ट आ गया, तो एक रोल मॉडल बन जाता है कि इसने किस तरीके से काम किया। क्रिकेट में ही कोई अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनता है, लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, तो दूसरे प्लेयर्स उसका अनुकरण करते हैं। तो इसी तरह से एक रोल मॉडल के तौर पर दूसरों को प्रेरित करने का ये पुरस्कार काम करता है। अब जैसे कोई कंपनियां हैं, अब उस कंपनी, आप जानते हैं कि जो कंपनी होती है, कारपोरेट होते हैं, उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर जिसको कहते हैं, उसके तहत वो फंडिंग करती है। अब ऐसी कोई संस्था है, कोई संगठन है या कोई व्यक्ति है जिसको ये पुरस्कार मिल जाता है, तो अपनी सोशल जो फंडिंग होती है, जो कारपोरेट सोशल अपनी हम कह सकते हैं फंडिंग करता है, तो उसमें ऐसे लोग ये इस फंडिंग को प्राप्त करने के लिए एक हकदार हो जाते हैं। तो ये फंडिंग उनको प्राप्त होने लगती है ताकि उनके कामों का विस्तार हो सके। साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार भी एक सफल मॉडल के तौर पर ऐसे संगठन या व्यक्ति के कार्य को देखती है, क्योंकि इसको अगर एशिया के एक फाउंडेशन ने एक मुहर लगाई है तो उसके काम करने के तरीके पे एक पूरी प्रक्रिया के तहत मुहर लगी है, तो सरकार भी सोचती है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में किसी संगठन ने, मान लीजिए, लड़कियों की शिक्षा पर कार्य किया और उसकी मुहर लगी एक बड़ी और विश्वसनीय प्रक्रिया के तहत, तो सरकार को भी एक मदद मिलती है और पॉलिसी मेकिंग में उस मॉडल को अपनाने में सरकार की भी सहायता होती है। तो हम कह सकते हैं एक सफल मॉडल के तौर पर जो पॉलिसी में सुधार है, उसके तौर पर भी सरकारें यहाँ पर इनसे प्रेरित हो सकती हैं, होती हैं, और दुनिया को भी एक संदेश जाता है कि स्थानीय समाधान अगर कहीं पर कोई संगठन या व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है तो वो एक वैश्विक प्रेरणा बन सकता है। यानी किसी देश के किसी विशेष पिछड़े एरिया में अगर कोई स्थानीय सुधार हो रहा है तो विश्व के दूसरे किसी कोने में या संपूर्ण विश्व के लिए वो एक प्रेरणा के रूप में आ सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पुरस्कार का मतलब सिर्फ एक पुरस्कार के लिए मेडल और प्रमाण पत्र नहीं होता है, बल्कि वो एक प्रेरणा से लेकर, एक रोल मॉडल से लेकर, फंडिंग के साथ साथ सरकारों की नीतियों से लेकर दुनिया को एक संदेश देने के स्रोत के रूप में काम करता है। तो ये इस पुरस्कार के मायने होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में 2 कथन आपको दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दूसरा है, इस पुरस्कार की स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार ने मिलकर की थी। विकल्प ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी ए सही है पर आर गलत है। विकल्प डी ए गलत है पर आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्पों के आधार पर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके सही जवाब की। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।